नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पीएम गति शक्ति का शुभारंभ। कहा, इस महाअभियान के केंद्र में है भारत के लोग, भारत की इंडस्ट्री, भारत का व्यापार जगत, भारत के मैन्युफैक्चरर्स, भारत के किसान और गांव 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को देगा नई ऊर्जा। किसानों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए फास्फेट और पोटाश आधारित उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दर को दी मंजूरी। रबी सीजन 2021-22 के लिए 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की दी जाएगी सब्सिडी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। आईएमएफ ने 2022 में भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने का जताया अनुमान। 9.6% की विकास दर का अनुमान। और केरल में चक्रवात के कारण तेज बारिश। तिरुवनंतपुरम को छोड़कर अन्य सभी जिलों में हाई अलर्ट। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी। मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी गई है चेतावनी। 15 तारीख तक चक्रवात आंध्र तट में प्रवेश करने की आशंका। और हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया। पीएम गति शक्ति कार्यक्रम का लक्ष्य ढांचागत परियोजनाओं के लिए समग्र योजना को संस्थागत रूप देकर अतीत के मुद्दों का समाधान करना है। इस कार्यक्रम में परियोजनाओं की रूपरेखा अलग अलग तैयार न करते हुए साझा लक्ष्य ध्यान में रखकर समग्र रूप में तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए रूप से बन रहे प्रगति मैदान इलाके के मॉडल का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को आत्मनिर्भरता का संकल्प बताते हुए कहा, यह भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा। गति शक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में है भारत के लोग, भारत की इंडस्ट्री, भारत का व्यापार जगत, भारत के मैन्युफैक्चरर्स, भारत के किसान, भारत का गांव। ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा। उनके रास्ते के अवरोध समाप्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। देश के किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से विस्तार दिया जा रहा है। 2014 में देश में सिर्फ 2 मेगा फूड पार्क थे। आज देश में 19 मेगा फूड पार्क काम कर रहे हैं। अब इनकी संख्या 40 से अधिक तक पहुंचने का लक्ष्य है। बीते 7 सालों में फिशिंग क्लस्टर्स, फिशिंग हार्बर और लैंडिंग सेंटर्स की संख्या 40 से बढ़कर 100 से अधिक तक पहुंच चुकी है। इसमें 2 गुना से ज्यादा की वृद्धि करने का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती किसानी के बारे में बात करते हुए कहा कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर के एग्रीकल्चर तक विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है। हर बड़े प्रोजेक्ट को, हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी, सटीक जानकारी समय पर मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। आज यहां
कई राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यों के अन्य प्रतिनिधि भी जुड़े हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि जल्द से जल्द आपके राज्य भी पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जुड़कर अपने राज्य की योजनाओं को गति दें। इससे राज्य के लोगों का भी बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2021-22 के लिए फास्फोरस और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रोल ओवर की कुल राशि 28,602 करोड़ रुपए होगी। 5,716 करोड़ रुपए की संभावित अतिरिक्त लागत पर डीएपी पर अतिरिक्त सब्सिडी के लिए विशेष एकमुश्त पैकेज की घोषणा की गई है। 837 करोड़ रुपए की अस्थायी लागत पर 3 सबसे अधिक खपत वाले एनपीके ग्रेड पर अतिरिक्त सब्सिडी के लिए विशेष एकमुश्त पैकेज की घोषणा की गई है। कुल आवश्यक सब्सिडी 35,115 करोड़ रुपए होगी। ये रबी सीजन 2021-22 के दौरान उर्वरकों की सस्ती कीमतों पर किसानों को सभी P&K उर्वरकों की सुगम उपलब्धता को सक्षम करेगा और वर्तमान सब्सिडी स्तरों को जारी रखते हुए और डीएपी और सर्वाधिक खपत वाले 3 एनपीके ग्रेड के लिए अतिरिक्त सब्सिडी के विशेष पैकेज देकर कृषि क्षेत्र का समर्थन करेगा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। आईएमएफ ने जनवरी-दिसंबर 2022 के बीच भारत की आर्थिक विकास दर 9.6% तक पहुंचने का अनुमान जताया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से पहले जारी ताज़ा आंकड़ों में 2022 में भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जताया गया है। इन आंकड़ों के अनुसार 2021 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 5.9% और 2022 में 4.9% रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था के इस साल 6% की दर से और अगले साल 5.2% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। वहीं आईएमएफ ने चीन की अर्थव्यवस्था के 2021 में 8% और 2022 में 5.6% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। भारत में कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था गिरकर 7.3% पर आ गई थी। सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयास हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला पर्यटन गांव पंचारी लॉन्च किया गया है। संभागीय आयुक्त जम्मू राघव लंगन ने बताया कि यहां पर्यटन गांव लॉन्च किया है, जिसमें टूरिस्ट गाइड के रूप में युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है कि उनको पर्यटकों के साथ कैसे व्यवहार करना है। गांव के लॉन्च होने से लोगों में खुशी का माहौल है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो योजना चला रही है कि गाँव को प्रमोट करना है, कैसे करना है, और हमारे जहाँ के जो एलजी मनोज सिन्हा जी जो हैं उनकी तरफ से ये सारे जो प्रोग्राम चलाया गया है उसके अंतर्गत इनको प्रमोट किया जा रहा है इस विलेज को। और हमारा जो विलेज है उसमें वो आ गया है, इसके लिए टूरिज्म के अंडर आ गया है। टूरिज्म आने से हमारे इलाके की बहुत डेवलपमेंट होगी। हमारे जहाँ पर जो फसल होता था, आलू होते थे, राजमा होते थे, हम उठाकर उधमपुर ले जाते थे। इस साल ही टूरिज्म थोड़ा बहुत आया तो जहाँ पर नॉर्मल सेब, साड़ियाँ, अखरोट जहाँ पर घर पर ही बिकने शुरू हो गए। टूरिज्म आने से हमारे इस इलाके का और बेरोज़गार जो बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं उनके लिए भी बहुत काम हो जाएगा। जिस तरह से लास्ट कई सालों से हमारे यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा था, तो अभी जो है यहाँ पे एक किस्म का रोज़गार जो है वो तैयार हो गया है। और जिस तरह से जो हमारे जो यूथ है वो नशे की लत में जा रहा था, इस टूरिज़्म के आने से वो जो नशा है, वो जो गलत नशे में जा रहा था, वो एक ट्रैक उनको मिलेगा। वो गाइड का काम करेंगे और टूरिस्ट को गाइड करेंगे तो उसको सोर्स ऑफ जो इनकम है, जो उनका एक साधन है, जरिया है पैसे कमाने का, वो एक बहुत ही एक बढ़िया स्टेप है। वो पैसे कमाएंगे और अपना जो है घर परिवार का एक पालन पोषण भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, खासकर हमारे मीर पंचायती का। मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का। हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है क्योंकि हमारे जहाँ पहले कोई भी रोज़गार का संसाधन नहीं था। काफ़ी सारे जो यूथ थे वो ऐसे फ्री में बैठे हुए थे। तो ये टूरिज़्म आने की वजह से
जो हमारा ये इलाका है ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले यूथ को इसमें काफ़ी सहयोग करने का मौका मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा ये डेवलप हो सकता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये हमें मौका दिया कि हम इस चीज़ में आगे बढ़ सकें। जो यूथ है, यूथ के लिए खास तौर पर आपने देखा होगा कि ऑनरेबल एलजी सर ने खुद ही ऐलान किया है कि यूथ क्लब्स को हमें एक्टिवेट करना है। ऑलरेडी हर एक 2109 ग्राम पंचायतें हैं जम्मू डिवीजन में, हर जगह यूथ क्लब्स हैव बीन एक्टिवेटेड। मेजर उसमें जो है वो मेंबरशिप हो रही है सभी यूथ की, और उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे यूथ के थ्रू एफॉरेस्टेशन ड्राइव्स, सैनिटेशन ड्राइव्स जो हैं वो लॉन्च की जा रही हैं। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने बड़ी एक नॉवल जो है वो यहाँ पर टूरिस्ट विलेज में लॉन्च किया है, जिसमें कि आरसीटी से ट्रेंड जो यूथ हैं उनको एज अ टूरिस्ट गाइड उनको पूरा बताया गया है, एक ब्रीफिंग दी गई है, ट्रेनिंग दी गई है 10 से 15 दिनों की, कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में उनको कैसे, जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनको कैसे ट्रीट करना है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन और दुनिया पर होने वाले प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली चुनौतियों के लिए विकसित देशों से आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों की मदद करनी चाहिए। Climate change is a defining issues confronting humanity right now. The impact of climate change are being felt in globally. The need of the hour is a comprehensive set of actions within socio-economic and developmental context to deal with the issue of climate change. Concrete actions are needed in terms of cooperation between all countries, especially with developed countries taking a lead in climate action through mitigation, adaptation and providing support to developing countries in terms of climate finance, capacity building and technology transfer. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या योजना बोर्ड एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना 2041 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस मसौदे में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों का पुनरुद्धार, भविष्य की अवसंरचना, बहुस्तरीय परिवहन, आर्थिक गलियारा, पर्यटन, कृषि आय, कौशल विकास और रोजगार, स्मार्ट तथा डिजिटल एनसीआर और व्यापार सुगमता शामिल हैं। इस मसौदे को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की कल हुई 41वीं बैठक में स्वीकृति दी गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की। पुरी ने बैठक में कहा कि एनसीआर योजना बोर्ड अंतर्राज्यीय और अंतर एजेंसी तालमेल का अच्छा उदाहरण है और इसने देश में क्षेत्रीय विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 2041 का रीजनल प्लान बनना है और उसके बारे में विचार विमर्श हुआ है। अलग अलग राज्यों से काफी सुझाव आए हैं। सुझाव के अनुसार जो सहमति बनेगी उससे 2041 का ड्राफ्ट प्लान तैयार होगा। आज की मीटिंग में 2041 का रीजनल प्लान बनना है, उसके बारे में विचार विमर्श था। काफ़ी सुझाव अलग अलग प्रदेशों के आए, उसमें राजस्थान के लोग भी थे, दिल्ली के लोग भी थे, उसमें उत्तर प्रदेश के भी थे, हम भी थे। तो सबने अपने सुझाव दिए हैं। उन सुझावों के अनुसार जो सहमति बनेगी वैसा एक ड्राफ्ट प्लान 2041 तैयार होगी और उसके लिए हमारे जिम्मे भी लगा। कुछ सुझाव हमने एनसीजेड एरिया को लेकर के हरियाणा के लोगों को कहा गया कि उसके कुछ सुझाव दें। वो 7 दिन में या 10 दिन में अपने सुझाव भेजेंगे और जल्दी एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करके फिर पब्लिक किया जाएगा। कोयले की वाणिज्यिक खनन की नीलामी पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में कोयले की कमी और बिजली की आपूर्ति बाधित होने वाली खबरों से घबराए नहीं। देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। कोल इंडिया प्रयास कर रही है कि देश में कोयले की मांग के अनुसार आपूर्ति की जाएगी। कोल इंडिया मंत्रालय सब मिलके हमारा पूरा प्रयास चल रहा है कि जो डिमांड है वो डिमांड कैसे भी करके पूरा किया जाए, ऐसा हमारा बहुत प्रयास चल रहा है। आई एम अश्योरिंग यू द एंटायर कंट्री ऑल्सो। yesterday we have supplied around 1 केरल में चक्रवात के कारण लगातार तेज बारिश हो रही है। राजधानी तिरुवनंतपुरम को छोड़कर इन सभी जिलों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 7 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है।
केरल तट पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। मलप्पुरम जिले के करीपुर में बारिश से 2 बच्चों की मौत हो गई। कोल्लम के नागमलाई में एक और मौत की जानकारी मिली है। तेज बारिश से मलप्पुरम जिले के कई निचले क्षेत्र प्रभावित हैं। तेज बारिश के कारण इडुक्की जिले में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए जिला कलेक्टर ने 14 तारीख को रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक यात्रा पर रोक लगा दी है। पलक्कड़ जिले के अटापदी और नेलियमपति खंड सहित पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश की जानकारी मिली है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। त्रिशूर और एर्नाकुलम जिलों में भी तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी क्षेत्रों में कम दबाव के क्षेत्र बनने की संभावना है। इस महीने की 15 तारीख तक चक्रवात आंध्र तट में प्रवेश करने की आशंका है। विशेषज्ञों के अनुसार उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कॉम्पासू जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में बना हुआ है, उसके कारण केरल में तेज बारिश हुई है। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की। खरीफ विपणन अवधि साल 2021-22 के दौरान 5 अक्टूबर तक 563 करोड़ 60 लाख रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 2,87,552 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जिससे 29,907 किसानों को लाभ हुआ है। हरियाणा में कुल 1,46,509 मीट्रिक टन और पंजाब में 1,41,043 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। 5 अक्टूबर तक कुल 894,24,000 मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। इसमें खरीफ फसल 718,09,000 मीट्रिक टन और रबी फसल 176,15,000 मीट्रिक टन शामिल है। इस खरीद के साथ खरीफ साल 2020-21 की अवधि में धान की खरीद लगभग समाप्त हो गई है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान 768,70,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। खरीफ विपणन अवधि साल 2020-21 के दौरान 1,68,832 करोड़ 78 लाख रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई खरीद से लगभग 131,14,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इस अवधि के दौरान हुई धान की खरीद साल 2019-20 के खरीफ विपणन अवधि के पिछले उच्च स्तर 770,93,000 मीट्रिक टन को पार करते हुए अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई। वहीं इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुआई में अब अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। धान का रकबा बीते साल से 84,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 4,14,18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4,13,34,000 हेक्टेयर में हुई थी। धान के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में धान के भाव इस प्रकार रहे। छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 11 अक्टूबर को धान का भाव रहा 1,590 रुपए, जो कि 12 अक्टूबर को 20 रुपए गिरकर 1,570 रुपए हो गया। राज्य की ही नारायणपुर मंडी में इस दौरान धान का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 11 अक्टूबर को इसका भाव रहा 1,200 रुपए, जो कि 12 अक्टूबर को भी 1,200 रुपए पर टिका रहा। पंजाब की जालंधर मंडी में मंगलवार को धान के सौदे 1,960 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां 11 अक्टूबर को धान का भाव रहा 1,410 रुपए, जो कि 12 अक्टूबर को 10 रुपए गिरकर 1,400 रुपए पर आ गया। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2020-21 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर धान की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान धान की कुल पैदावार 107.04 मिलियन टन अनुमानित है। ये बीते 5 सालों यानी 2015-16 से 2019-20 तक 97.83 मिलियन टन की औसत उपज की तुलना में 9.21 मिलियन टन अधिक है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं तुर की उपज पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान तुर की खरीफ पैदावार 4.43 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है।
वहीं बात कुल दलहन की बुआई की करे तो चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और उड़द का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 में 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2,83,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,40,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,37,89,000 हेक्टेयर रही थी। दलहनी फसलों में शामिल कुछ फसलें ऐसी भी है जिनकी बुआई बीते साल से आगे चल रही है, तो वहीं कुछ फसलें ऐसी भी है जिनका रकबा बीते साल के मुकाबले घटा है। दलहनी फसलों में अहम स्थान अरहर का है। इस साल अरहर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में अरहर की बुआई का रकबा 1,85,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई 50 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 48,18,000 हेक्टेयर थी। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को अरहर की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार अरहर के भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 11 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 5,750 रुपए, जो कि 12 अक्टूबर को 200 रुपए गिरकर 5,550 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की जेतपुर मंडी में मंगलवार को अरहर की खरीद फरोख्त 5,955 रुपए पर हुई। इसी तरह तेलंगाना की करीमनगर मंडी में अरहर का भाव रहा 5,675 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की मंडियों में अरहर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ की मिर्जापुर मंडी में 11 अक्टूबर को इसका भाव रहा 6,350 रुपए, जो कि 12 अक्टूबर को भी 6,350 रुपए पर टिका रहा। यही की रूरा मंडी में भी अरहर की खरीद फरोख्त बिना किसी बदलाव की हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 11 और 12 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 6,500 रुपए। और मंडी खबर के बाद आइए अब बात करते हैं मौसमी फसलों की और क्या क्या रखें सावधानी फसलों को लेकर इस मौसम में। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बारिश होगी। मंगलवार और बुधवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात के आसार नहीं है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा की संभावना नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार और झारखंड में बादल नहीं बरसेंगे, तो ओडिशा में गिने चुने स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में बुधवार को छिटपुट इलाकों में पानी बरसेगा, तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन बरसात नहीं होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन छिटपुट स्थानों पर बादल बरसेंगे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात नहीं होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन वर्षा के आसार नहीं है। पश्चिम भारत में मंगलवार को गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में गिने चुने स्थानों पर बारिश का अनुमान है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ इलाकों में बारिश होगी। वहीं तेलंगाना में बरसात के आसार नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह वर्षा का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार हैं। अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। केरल में धान की रुपाई कर ले। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। धान के खेत में सिंचाई करते रहे। किसान नारियल के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। साथ ही नारियल के खेत में सिंचाई करे। यही नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। अभी केले की रुपाई कर सकते हैं। केले के खेत में निराई करते रहे। यहाँ के किसान केले के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके अलावा काली मिर्च के खेत में भी जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान रबड़ के खेत से खरपतवार निकाल ले। रबड़ के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। रबड़ की रुपाई करें।
केरल में सुपारी की तुड़ाई कर सकते हैं। कर्नाटक में चने की बुआई कर ले। किसान कुसुम और सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। यहाँ काबुली चने की बुआई करते रहें। इसके साथ ही गन्ने की रुपाई कर ले। वहीं ज्वार की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसके अलावा सोयाबीन और मूंगफली की कटाई करें। अभी अरहर में कीट लगने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में अरहर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान धान की कटाई कर सकते हैं। इस समय केले की रुपाई कर ले। केले के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। कर्नाटक में सुपारी की तुड़ाई करें। सुपारी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। और इसी के साथ किसान समाचार के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।